वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, पॉलिटी की एक और शानदार प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। फटाफट से अपने दूसरे पॉलिटी के जो प्रैक्टिस सेट है उसको देख लेते हैं। इससे पहले कल मैंने कराया था 50 क्वेश्चनों का, आई होप आपको मजा आई होगी। तो पूरी पॉलिटी रिवीजन कर लेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल। तो 2011 में इनमें से कौन था जिसने लोकायुक्त बिल को पास करा था? तो ये था आपका उत्तराखंड। कौन था आपका? उत्तराखंड। ठीक है, 2011 की बात कर रहा है। लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं कह रहा है। लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकपाल में होते हैं 8 मेंबर इंक्लूडिंग अ चेयरमैन। कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। अगला है टेन्योर। क्या होता है भैया लोकपाल का, है ना? तो लोकपाल के बारे में सब आपको पता चल जाएगा। टेन्योर कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। अगला है लोकपाल के कितने प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए? देखो 8 लोग होते हैं जिनमें से एक चेयरमैन होता है ना। अभी ऊपर देखा हमने 8 मेंबर और एक चेयरमैन। तो इनमें से कितना इसमें रिजर्वेशन चलता है? तो 33% जो है, कितना? 33%। ठीक है, यानी 54 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया। यानी संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत करी गई थी? तो संघीय न्यायालय कब बना था? तो इनमें से तो देखिए कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो था, फेडरल कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था इसके इससे, तो यानी इसका ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट लगेगी आपको बड़ी। लोकपाल लोकायुक्त जो अधिनियम है 2013 का, उस अधिनियम के किस धारा में संशोधन किया गया जिसमें प्रावधान ये था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिन के भीतर, कितने, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आते हैं 30 दिन के भीतर लोक सेवक को अपनी जितनी संपत्तियां हैं और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ये किस अनुच्छेद में रखा गया था? इसको डाला था सेक्शन 44 में। किसमें? सेक्शन 44 लोकायुक्त एक्ट में। तो यानी 56 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर पहला कह रहा अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त सम्मेलन शिमला में कब हुआ था? फर्स्ट ऑल इंडिया लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिमला। तो ये हुआ था आपका 1986 में, 1986 में। अगला फिर लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित है, तो कोई भी लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित सवाल पूछेगा, अब आप बताने की स्थिति में रहेंगे। तो राष्ट्रपति ने कब इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे? तो ये कर दिए थे 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014। फिर कह रहा मीरा सेठ समिति जो थी या मीरा सेठ कमेटी, ये किससे संबंधित थी? तो इनमें से क्या सही होगा? मीरा सेठ कमेटी के लिए हथकरघे के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स के लिए। अगला कह रहा हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म कमेटी। तो टैक्स रिफॉर्म कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया था अध्यक्ष? तो राजा चिलैया को बनाया गया था, राजा चिलैया। देखिए ये जो क्विज के ही क्वेश्चन है जो हम लोग क्विज कराते हैं ना, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, है ना, साइंस, जितने भी टॉपिक हैं सबके आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की प्रैक्टिस हम अपने क्विज में कराते हैं। जब तक पेपर नहीं हो जाता तो मानिए 5 से 6 हज़ार सवालों की प्रैक्टिस हम करा देते हैं। तो SCS का क्विज और प्लस टेस्ट रगड़ के जिसने इसी को प्रैक्टिस कर लिया तो ये समझिए आराम से पेपर फंस जाता है इन्हीं से ही। 50 से 60% सवाल ईजिली आप पकड़ सकते हो, और प्लस करंट अफेयर्स कट ऑफ निकालने की स्थिति आराम से बन सकती है इससे, है ना। तो SCS के क्विज और टेस्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगा लेना एक बार, काफ़ी हेल्प होगी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है? मतलब आप किसी से भी शादी कर सकते हो भाई, ये आपका अधिकार है। तो ये आपके राइट टू लाइफ में आता है ना, कि भैया तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, है ना, कहते हैं ना, तो तुम मेरी जिंदगी हो। यही सब दुनियादारी बकैतीबाजी में टाइम बर्बाद करता है युवा अपना। तो आर्टिकल 21 में उसका है। आर्टिकल 21 में देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ें डाल रखी हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, तो ये है ही है। उसके अंदर राइट टू मैरी, है ना, राइट टू हेल्थ भी इसके अंतर्गत आ सकता है, क्लीन एनवायरनमेंट आ सकता है, राइट टू वर्क भी इवन इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, चलो। और हाँ, 19 क्या कहता है? जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपको फ्रीडम के मिलते हैं ना, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, है ना, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी। 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार वगैरह की आज़ादी। 29 राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ होती है ना, जो राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह सेट करने के लिए। 62 की बात करते हैं। भारतीय जो शासन अधिनियम 1935 है उसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? रेसिडुअल पावर किसे दी गई हैं?
जैसे हम लोग में अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। ऐसे ही इस एक्ट में रेसिड्यूरी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, है ना। तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, यानी जो प्रियम्बल है उसमें नहीं दिया गया है। तो प्रियम्बल अगर याद हो आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू सोवरेन सोशलिस्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। प्रियम्बल तो एकदम रटा होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट कितनी दिया है, बिल्कुल दिया है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 टाइप की लिबर्टी देता है आपको प्रियम्बल। इकोनॉमिक लिबर्टी दी है क्या, नहीं दी है इकोनॉमिक लिबर्टी, है ना। 5 तरह की लिबर्टी है। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचार की, है ना, एक्सप्रेस करने की, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ विश्वास करने की, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ, है ना, फेथ करने की, और लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, है ना, पूजा पाठ वगैरह जो है कर सकते हो। ये 5 तरह की लिबर्टी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रेजिग्नेशन अपना किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा स्टेट पीएससी का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, स्टेट पीएससी का जो अध्यक्ष होता है तो उसको गवर्नर करता है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। तो ये मैं कल आपको बताया था कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें आरक्षित हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। और अनुसूचित जनजातियों की, एससी और एसटी की कितनी सीटें आरक्षित है, कल ही पढ़ाया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, याद नहीं होगा मुझे लगता है आपको। तो किस आर्टिकल के तहत ये रिजर्वेशन होता है, आर्टिकल 330 के तहत होता है। किसके तहत होता है, 330 के तहत। 332 के तहत यही सेम चीज़ विधानसभाओं में होती है रिजर्वेशन की। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, हु प्रिसाइड ओवर द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो एक सेकंड माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया अगर। हाँ, कहाँ थे हम लोग, हु प्रिसाइड ओवर द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, यानी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो इनमें से कौन करेगा, होम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है, गृह मंत्री करेंगे। फिर इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट किस आर्टिकल के थ्रू करा जाता है, अनुच्छेद 63 के थ्रू करते हैं ना। अनुच्छेद 63 जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। और वहीं 64 कह देता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ठीक है। 65 जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट जब वैकेंसी खाली होगी, ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट बन सकता है ना। और 66 में जो है प्रोसेस दिया है इलेक्शन का, प्रोसेस कैसा होगा वाइस प्रेसिडेंट का, ये ठीक है। संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है, यानी हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन किस में दिए हुए हैं। तो जिसमें देखिए यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की बात करेगा उसमें आपके हाई कोर्ट आ जाएगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट है 6 में, 5 में है यूनियन गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है, इसमें से आपको इसमें से मैच करना है कौन सा सही है। माइनॉरिटी सब कमेटी यानी अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी, संचालन समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपका, कौन सा सही मैच नहीं है, स्टीयरिंग कमेटी, क्योंकि संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगला देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत, ठीक है। फिर कह रहा है निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, उसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। सरकारीय कमीशन की बात कर रहे हैं, तो ये 1988 में करा था, 1988 में। भारत में निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज संस्थाओं की विशेषता माना जाता है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड नोवेल फीचर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो किसको मानते हैं भैया, नोवेल पंचायत मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का नोवेल फीचर, तो महिलाओं का आरक्षण है ना, क्योंकि 33% आरक्षण पंचायतों ही में था। अब तो खैर लोकसभा और विधानसभाओं में भी आ गया नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो इसको नोवेल फीचर कहा जाता है, ठीक है। पंचायती राज कौन से भाग में है ये आपको पता है, भाग 9 में है। और कौन से शेड्यूल में है, यानी अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में आ जाएगा, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ ये।
प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह किसी ऐसे मंत्री को लोकसभा का नेता नामित कर सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। कौन सा यहाँ पे सही होगा? देखिए, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कर सकता है ये चीज़, और ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाएगा। ये आर्टिकल 74 नहीं कहता है, 75 में होना चाहिए। चलो अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में प्रदान किया गया है विद रेफरेंस टू काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? सही, तो एक परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इन काउंसिल, ये भाई फिक्स करा गया है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ जो है कितनी होनी चाहिए? 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा लाया गया था, और ये अमेंडमेंट था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है। कानूनी पहलुओं पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है भाई? अगर कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो कौन सलाह देगा? अटॉर्नी जनरल देगा। कौन देगा? अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 76 में आ जाएगा ये। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है भैया? हु इज हाईएस्ट इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें से सर्वोच्च कौन आ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई नहीं है। वह कौन सा सदस्य है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? विच इज़ द हाउस वेयर द स्पीकर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो इसका कौन सा होगा भाई? स्पीकर जो होता है वो वहाँ का सदस्य नहीं, तो ये तो राज्यसभा है भाई, क्योंकि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है एक तरह से वो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होगा। भारत की आकस्मिकता जो निधि है यानी कंटीजेंसी फंड है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के तहत भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना अनिवार्य है। इसका रखरखाव भारत के राष्ट्रपति की ओर से कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा कि करेक्ट कौन सा है। तो पहली चीज़ नीदर वन नॉट टू होना चाहिए। अब कारण समझिए, देखिए मैंडेटरी तो नहीं है हमारे संविधान में दिया हुआ, और जो मेंटेन है वो पार्लियामेंट करेगी भाई, पार्लियामेंट को अधिकार है। और कंटीजेंसी फंड आर्टिकल 267 में है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो उसको देख सकती है ना, बट इट डज नॉट मेक इट ऑब्लिगेटरी, ज़रूरी भी नहीं है वो करे। हाँ, ये फंड जो होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस वगैरह के लिए बनाया जाता है। किस देश का आलिखित संविधान है इनमें से? नॉन रिटर्न है, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसए। तो सबको पता होगा ब्रिटिश है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में आता है? यानी एलोकेशन ऑफ सीट जो है राज्यसभा की टू द स्टेट्स एंड यूटी कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4th शेड्यूल में। किस में आ जाएगा? 4th शेड्यूल में। 2nd शेड्यूल में सैलरी वगैरह दी गई है राष्ट्रपति वगैरह की, और 3rd शेड्यूल में क्या दिया है आपके? ओथ वगैरह दी है। 3rd में ओथ दिया हुआ है, शपथ। 6ठे शेड्यूल की बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है। ठीक है। नागालैंड कब बना था? राज्य का दर्जा नागालैंड को कब दिया गया भाई? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा 1963 में दिया गया। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था ये बताइए। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था भाई? सुकुमार सेन जी थे, सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? तो देखिए, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, पर अब इसके लिए कमेटी बनती है जिसमें पीएम होता है, होम मिनिस्टर होते हैं, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। जो वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट कर देंगे। चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई? तो चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए क्या प्रोसेस है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पीएम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए, प्रेसिडेंट हटाएंगे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन से हटाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो संसद से हटेगा वो। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं भैया? चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है 6 साल का उनका टेन्योर होता है, 6 साल का। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए हैं? तो इलेक्शन कमीशन किस में दिया हुआ है भैया? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन के बारे में, 324 से 329 में। ठीक है। और भाग 10 की बात करें, इसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरिया दिया हुआ है ना, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का कैसे क्या करना है वो दिया हुआ है। और भाग 14 भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें यूपीएससी वगैरह दिया है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। और 12 की बात करें अगर, तो 12 में क्या दिया हुआ है? 12 में क्या दिया है?
पंचायत डिफेक्ट्स, हाँ तो इसमें 12 में फिनेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी शूट्स ये सब आ जाता है ना, स्टेट रिलेशन के साथ। तो ये याद रख लेना एक बार मोटा मोटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 साल होता है, जबकि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है भाई, 62 या 65। तो दोनों में क्या कोई परिवर्तन है? नहीं, दोनों ही का कार्यकाल 65 वर्ष होगा। ईवीएम का इस्तेमाल भारत में पहली बार 1982 में कहाँ के चुनाव में करा गया था ईवीएम का इस्तेमाल? तो ये करा गया था ईवीएम का चुनाव का इस्तेमाल केरल में सबसे पहले। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए थे? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के तहत तो ये बनाए गए थे 14 स्टेट, 14 राज्य, ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा इशू मेलित है ये बताना है इनमें से। पार्ट 4, 15 इमरजेंसी प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कौन सा सही मैच कर रहा है? भाग 2 पार्ट 15 इलेक्शन, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन ये भी सही हो जाएगा, भाग 18 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है? तो ये भाग 4A में है, ना कि 4 में है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें अगर, ये किस में आ जाएगा आपके? तो भाग 17 में आना चाहिए, ठीक है। यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो लाइक एक कर दीजिएगा। और ऐसे ही हमारे सेशन को एंजॉय कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। आप यूपीपी से 2025 की शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, पी से मेंस तक की 2026 की शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, आरओ 2026 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं, बीईओ के लिए, यूकेपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, सारे ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक आर्हता क्या नहीं है भाई? इनमें से इंडियन सिटीजन हो, 35 साल एज हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। तो आसान है, देखिए ये गलत हो जाएगा। शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा, इसकी क्या ही ज़रूरत है ना, तो ये गलत। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है, यानी आर्टिकल 123 है, वो किससे रिलेटेड है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से, या विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 194 का तो बी है ना। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी है 123 में, किसमें? 123 में। और यही गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसी को नंबर बदल दो, 213 कर दो। जो गवर्नर होता है उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक गण में कौन होते हैं भाई? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्टोरल जो कॉलेज बनता है, जो वोट देते हैं, उसमें कौन कौन होता है? सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है इसमें। तो इसमें कौन कौन होता है? जितने देखें मेंबर होते हैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर, बस यही लोग देते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ गवर्नर? राज्यपाल के संवैधानिक पद के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए इसको एक बार वीडियो पॉज करके, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ मैक्सिमम 2 स्टेट, मतलब एक व्यक्ति को अधिकतम 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान किसी विशेष राज्य के निवासी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल बनाने से रोकता है। संविधान राज्यपाल को हटाने के लिए कोई आधार नहीं देता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये वाला सही है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं दिया है रिमूवल ऑफ गवर्नर का, है ना, क्योंकि वो दया पर निर्भर है प्रेसिडेंट की, चाहे जब हटा सकता है। आपके मन में यहाँ से कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो इसको मैं दूर कर दूँ, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर कोई भी बन सकता है ना, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। और भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता तो सीएम करेगा ना, राज्यों में गवर्नर क्यों ही करेगा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इनमें से तो कौन जारी करेगा? तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको जारी करता है यूएन, है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन है, वो करता है इसको। संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है भाई, है ना, ये तो हज़ारों बार मैं बता चुका हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए, सबसे बड़ी कमेटी कौन होगी। जो एस्टीमेट कमेटी है इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका भी जवाब आपको ही देना है, बहुत ही आसान है। एस्टीमेट कमेटी में सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से? तो तीनों का एक ही उत्तर है, पूरा चलो बता ही देता हूँ। 30 मेंबर होते हैं, सबसे बड़ी समिति होती है, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, ठीक। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं शानदार कल के सेशन में। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए।